Salam. My name is Muzamil. I'm back again with some newer point of views. Okay, कल हमने एक दो चीजें डिस्कस की थी प्रॉपरली की वजह से ओपन डेस्क I can touch the topic of democratic socialism very much. Okay, what is basically the democratic socialism? देखो, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म हम लोग मैं से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सोशलिज्म का जो बेसिक आइडिया वो है कि डेमोक्रेसी एम्स फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी ओके डेमोक्रेसी एम्स फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी सोशलिज्म एम्स फॉर सोशलिज्म एम्स फॉर मटीरियल इक्वालिटी सबसे बड़ी बात मतलब दोनों की इक्वालिटी है अब सोशलिज्म में ये निस्फ नहीं था मतलब जितनी मेरी स्टडी है उसमें ऐसे पॉलिटिकल इक्वालिटी का ऐसे कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं सारा मटेरियल इक्वालिटी पे बेस है सोशलिज्म कोई मतलब स्पेशल उस पे कोई पॉइंट नहीं है पॉलिटिकल इक्वालिटी अच्छा ये हो गई मटेरियल इक्वालिटी पे बेस्ड उसके बाद की जो बात है वो ये है कि अब इनकी रिलेशनशिप जो बनती है वो ये है कि वन इज ऑफ पॉलिटिकल साइड वन अनदर इज ऑफ मटेरियल साइड इनके दरमियान एक बड़ी ही क्यूरियस रिलेशनशिप बनेगी ओके इनके दरमियान एक क्यूरियस रिलेशन बनेगी अब जो है देखो बात सुनो ये कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी हो सकती है लेट्स सी डेमोक्रेसी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट ये देखो देयर कैन बी डेमोक्रेसी देयर कैन बी प्रॉपर पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो मटेरियल इक्वालिटी सही है ये मुमकिन है वाइस वर्सा भी हो सकता है अब क्या हुआ अब जो है बेसिकली देयर कैन बी मटेरियल इक्वालिटी तो प्लेटो ने एडवोकेट किया था मटेरियल इक्वालिटी के लिए सही है प्लेटो ने एडवोकेट किया था किसके लिए मटेरियल इक्वालिटी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसकी रीडिंग्स उसकी जो राइटिंग्स हैं और सब कुछ है प्लेटो डेप्थ में पढ़ सकते हैं तो मटेरियल इक्वालिटी का प्लेटो ने भी कॉन्सेप्ट दिया था अब उसके बाद की बात हम करते हैं अब उसके बाद की जो बात है वो ये है कि मतलब मटेरियल इक्वालिटी किस तरीके की उसने कहा था मटेरियल इक्वालिटी उसने कहा था उन्होंने मटेरियल इक्वालिटी फॉर गार्डियंस ऑफ द स्टेट फॉर द गार्डियंस ऑफ द स्टेट उनके लिए मटेरियल इक्वालिटी फॉर द गार्डियंस ऑफ द स्टेट अब जब उनके लिए मटेरियल इक्वालिटी है क्या कहा था उसने कि उसने पहले तो ये कहा था कि उनको पढ़ाएं लिखाएं और एक कोई शायद एग्जामिनेशन सिस्टम का पक्का नहीं है पर मतलब उन्होंने कहा था कि उनको सब करें खुद ही और फिर उसने कहा था आप उन्हें पढ़ाएं एक आइडियल स्टेट क्रिएशन के लिए वो उनको फिलॉसफी ऐसी चीजें भी सिखाएं और सब कुछ सिखाएं ताकि ये जो है गार्डियंस बने सोसाइटी के और उनको सिंपल रहना सिखाएं सही है लिव मॉडेस्टली सही है एंड नेवर हैंडल गोल्ड और सिल्वर और जो उनके स्टोर हाउसेज हैं वो इंस्पेक्शन लोगों के लिए ओपन हो सही है उनके लिए लोगों के लिए ओपन हो तो ये था प्लेटो का कॉन्सेप्ट एक आइडियल स्टेट का किसका आइडियल स्टेट ये सोशलिज्म है पार्ट इसका सीएसएस का लिटरेचर का पर मैं पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सही है एन आइडियल सोसाइटी अब उसके बाद की जो बात
अब आइडियल सोसाइटी एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो क्रिश्चियंस में होता था आम। यह क्रिश्चियंस में एक कॉन्सेप्ट होता था जिसे हम कहते हैं मटीरियल एजिलिटेरियनिज्म। सही है, उसे हम कहते थे मटीरियल एजिलिटेरियनिज्म। एजिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये था एजे ये था एजिलिटेरियनिज्म। एक मिनट, सॉरी, बात इसकी स्पेलिंग एजिलिटेरियनिज्म है। ये था जिसमें ऑल पीपल आर इक्वल। सही है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजिलिटेरियनिज्म। तो ये एडवोकेट करता है, जो मतलब क्रिश्चियन स्कूल ऑफ लॉ था वो भी एडवोकेट करता था मटीरियल एजिलिटेरियनिज्म के। it also advocated for some sort of material egalitarianism to certain extent, okay, not completely। मतलब इसके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस वजह से इनको डिस्कस करने में मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरा इसको बैठ के। दैट पॉइंट इज लाइक आई एम नॉट दैट गुड एट दैट पॉइंट, ओके। तो इसकी वजह से क्या होती है मटेरियल पर उसमें सुपीरियर्स को मतलब स्ट्रिक्टली ओबे करा जाए। सही है। अब बहुत सी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं जैसे यूएसए, उसमें इनकम इनइक्वालिटी है और सब कुछ है। प्लेटो का ये कहना था कि बेसिकली डेमोक्रेसी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होकर टायरनी में जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे कुछ लोग जो है कोशिश करेंगे कि वेल्थ करें, जैसे डेमोक्रेसी में कुछ लोग हैं वो चाहेंगे कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, पर वो जो है वेल्थ ही रिपेल करें। सही है। पर मतलब जो है, पर वो जो है किसी और बंदे को लेकर आएंगे जो इनका मदद करे उनकी, पर वो भी पावर के नशे में आ जाएगा। इसकी तरीके से इसकी तरीके से ये प्लेटो का डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग आइडिया था। तो सोशलिस्ट ऐसे लोग थे बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें एक कॉन्सेप्ट था प्रोलेटेरियन। क्या कॉन्सेप्ट था? टेरियट। प्रोलेटेरियट। प्रोलेटेरियन। सही है। प्रोलेटेरियट ने क्या किया? प्रोले, एक मिनट कहाँ गया? हाँ, प्रोलेटेरियट। और दूसरा था बॉर्गियासी। सही है, दूसरा था बॉर्गियासी। और प्रोलेटेरियट जो थे वो एक्सप्लॉयड क्लास थी, वर्किंग क्लास समझ लो। सही है। और दूसरी थी बॉर्गियासी। क्या थी? बॉर्गियासी, ये रिचर क्लास थी। अब इनमें जो है ये बोल रहा था मार्क्स ने जो मेजर कॉन्सेप्ट दिया था कि बॉर्गियासी एक्सप्लॉइट्स द प्रोलेटेरिएट, ये मार्क्स ने नया कॉन्सेप्ट दिया था। और मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसमें जो इकोनॉमिक आइडिया था वो था सोशलिज्म में। तो ये सोशलिज्म में उसमें गलतियां हैं वो हम सोशलिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे। से जिससे हमने कहा, सही है। अब उसके बाद जो है वो कोशिश कर रहे थे कि प्रोलेटेरिएट को हम रूलिंग क्लास में लेकर। सही है, प्रोलेटेरिएट को हम किस में लेकर आए? रूलिंग क्लास। बेसिकली प्रोलेटेरिएट रूलिंग क्लास, और ऊपर से क्या बन जाएगी? मतलब बॉurgeoisie को किसी तरीके से हराना है, तो ये बड़ी बात है। अब जब ये रूलिंग क्लास बन गई और ये सब कुछ हो गया, तो ये था एक जिसे हमने नाम दिया था टू विन द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी। जब प्रोलेटेरिएट आ गए तो इनमें इनको जब हम रूलिंग क्लास में लेकर आ गए तो इसे हम कहेंगे टू विन द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। मुझे बताइए कि अगर मैं कोई भी गलती कर रहा हूँ, एक दो रिसर्च पेपर्स की नॉलेज है, कुछ कोताहियां होंगी क्योंकि मैं बहुत ही लेमेन टाइप का हूँ, मैं बस इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि आगे लोग लें।
सही है। एक खास मेरा इतना वो नहीं है इनको। When the battle of democracy, अब जब ये जीत गए द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी। सही है, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो एक सोसाइटी की होती है। सही है, जो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सोसाइटी की होती है। तो उसमें जो है पहली बात जो था, पहले मार्क्स और एंजल्स दोनों का व्यू था कि virtually ऑल ऑफ देयर, मतलब जो उनके कॉन्टेम्पररीज थे सोशलिस्ट, उसमें जो था, जो उसने कहा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सही है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ये थे। सही है। तो मतलब देखो बात सुनो। कुछ सोशलिस्ट थे, मतलब 1920 से पहले, मैं इसको आसान ही देता हूँ, उनका ख्याल ये था कि सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में कुछ फर्क है। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन से पहले कोई सोशलिस्ट कंट्री नहीं था, ना ही पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री। औरतों को हक नहीं था वोट करने का, माइनॉरिटीज को हक नहीं था। और कैपिटलिस्ट कंट्री से डोमिनेंट, जिन्होंने अपनी जैसे ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने कॉलोनियल एम्पायर्स बनाए हुए थे अपने। तो अब सोशलिस्ट ने ये सोचा था कि डेमोक्रेसी वॉज ए स्टेपिंग स्टोन सोशलिज्म। भैया उन्होंने क्या सोचा, डेमोक्रेसी वॉज द स्टेपिंग स्टोन टू सोशलिज्म। स्टेपिंग स्टोन यानी हल। अब उसके बाद जो था वो क्या हुआ कि सोशलिस्ट को ये दिखना कि लगा, अब जब रशियन रेवोल्यूशन हो गई, अब सोशलिस्ट ने सोचा कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के दरमियान लिंक क्या बनेगा। एक तरफ तो ये था कि डेमोक्रेसी ने खुद को हॉस्टाइल दिखाया सोशलिज्म में। सही है। और दूसरी तरफ सोशलिज्म कुछ नहीं था पर डेमोक्रेटिक था। अब ये डिबेट शुरू हो। ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है, उसने जब वॉर किया पूरी दुनिया में, तो वो उसका स्लोगन क्या होता है, टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। वियतनाम वॉर भी मेरे ख्याल से इसी बेसिस पे हुआ था, वो कम्युनिज्म को पर्च करना चाहते थे। अच्छा, अब देखो, रिएक्टेड स्विफ्टली। अब देखो, यूनाइटेड मतलब जो है, मतलब देखो बात सुनो। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने उसके दो इश्यूज थे। एक तो वर्ल्ड को पर्ज करना, सोशलिज्म को खत्म करना, कम्युनिज्म को खत्म करना, मोर इम्पोर्टेंटली, और वर्ल्ड को सेव करना डेमोक्रेसी के लिए। अब जब उन्होंने, मतलब जब इवेंट्स हुए रशिया में, मतलब देखो, स्टालिनिज्म से पहले ये हुआ कि कुछ नेशन जैसे यूजीन डेब्स और कुछ दूसरे सोशलिस्ट लीडर्स थे, उनको इम्प्रिजन कर और उनको ऑफिस लेजिस्लेशन से एक्सपेल कर दिया, फेंक दिया बाहर। तो अब देखो, पर ये भी हुआ कि यूरोप में एक फाशिज्म की फिलोसफी, जिसे हम कहते हैं फस्तायत, फस्तायत की फिलोसफी, इसको भी मैं कभी डिस्कस करूंगा। जैसे हिटलर था, वो फस्तायत का निजाम था, फाशिज्म। उसमें जो है कुछ रेजिस्टेंस नहीं थी ऑन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू द स्प्रेड ऑफ फाशिज्म। सही है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ने न्यूट्रल रहे। इटली में भी मुसोलिनी की फाशिज्म थी, नाजी जर्मनी में भी। और एक जो है, उन्होंने मतलब इनकी मदद से इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था स्पेन से। तो देखो बस, अब ये सिचुएशन हो गई। सो लॉन्ग एज एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स और एंटी सोशलिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट, तो मतलब जो है तभी वो मदद ले सकते। सही है, तभी वो मदद ले सकते थे यूएस से। जब तक वो मतलब एंटी डेमोक्रेटिक थे, फस्तायत फाशिज्म की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें क्या कहना था, एक लफ्ज, कम्युनिज्म। पाकिस्तान, इंडिया में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट लियाकत अली खान की जिंदगी में ही बड़ी ताकत ले गई थी। पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुतुब लिखी थे ना, उनको काउंटर करने के लिए वो बड़ी काम आई थी। सही है, देख। पर एक कंट्री था, one country in the world which was calling itself a socialist country and turned out not to be democratic। एक ही सोशलिस्ट कंट्री था तमीज का। तो कुछ सोशलिस्ट ने की कि मतलब उन्होंने दो कॉन्सेप्ट की थी। एक थी बॉर्जुआजी डेमोक्रेसी, तो ये एक थी बॉर्जुआजी डेमोक्रेसी। इसको मैं स्पेलिंग पर गलत कर दी थी।
वर्जियासी वर्जियासी सही है, मैंने इंटरनेट से भी देखी। और ये थी, एक थी इनकी डेमोक्रेसी, और एक थी प्रोलेटेरियट्स की डेमोक्रेसी। कुछ की आइडिया ये था कि एक ऐसी हॉस्टिलिटी थी जो हम हटा नहीं सकते। लाइक पावरफुल कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो हैं वो सोशलिज्म को डिक्टेटोरियल जो है मतलब समझते थे, और ये भी था कि बेसिकली एक डिक्टेटोरियल सिस्टम जरूरी था ताकि हम प्रॉपर ट्रांजिशन करें एक प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी में। अब स्टालिन जो है उसने बड़ी शरारत की थी। कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहा जाता है ना कि एक था ट्रॉट्सकी। अब हम ट्रॉट्सकीइज्म भी आज डिस्कस करें ताकि आपको सोशलिज्म की गहराई पता चले। हाँ, अभी ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है जो आगे पढ़ना है। कॉन्सेप्ट था बेसिकली ट्रॉट्सकी का। और लेनिन का बड़ा मतलब लेनिन के साथ इसने रेवोल्यूशन में काम किया था। और दूसरा था जॉर्जियन स्टैलिन। ट्रॉट्सकी को बाज़ाहिर कहा जाता है कि लेनिन को सक्सीड करना था, पर स्टालिन साजिश के तहत आके ट्रॉट्सकी को रिप्लेस कर दिया, फिर उसको बाद में मरवा भी दिया। सही है, तो स्टालिन की। अब देखो क्या है। अब जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत जो है किसी काम का सोशलिस्ट नहीं रहा। तो प्रो सोवियत रिजीम्स भी डेमोक्रेटिक नहीं थे, बड़ा जुल्म हुआ था। सही है। अब जो है जो क्लीवेज, सही है, बिटवीन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वाइडन होता गया। अब क्या हुआ, बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गई थी, नई इक्वेशन क्रिएट हो गई थी कि कैपिटलिज्म का मतलब है डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म का मतलब है डेमोक्रेसी, और सोशलिज्म का मतलब है टोटलिटेरियनिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है, डिक्टेटरशिप। टोटलिटेरियनिज्म कंप्लीटली बाउंड पीपल, जैसे अभी भी नॉर्थ कोरिया में कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट हुकूमत को इक्वेट किया जाता है एज टोटलिटेरियन। ओके, इस बात इस पे सैंक्शन भी बाहर लगते हैं। अब रीजन असल तो सबको पता है किस पे लगते हैं। कैपिटलिज्म इज मोर लाइक डेमोक्रेट। ओके। अब इस इक्वेशन को बदले उन्होंने पहले कहा प्रोलेटेरियट डेमोक्रेसी लाएंगे, डिक्टेटरशिप करके, सब कुछ करके, एब्सोल्यूट रूल करके। अब क्या हुआ, बेसिकली चेंज आ गए। अब क्या हो गए चेंजेस, ये इनका ख्याल। सोशलिज्म, मैं इसको एसओ लिख देता हूँ। सही है, आप इसको एसओ सी कर दो। इसका क्या था, टोटलिटेरियनिज्म। सही है, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है। अब जो है स्पेलिंग में थोड़ी सी याद नहीं पड़ती। तो ये बात थी बस। एक थी टोटलिटेरियनिज्म, एक थी ये इनको उनका आइडिया था। ये लोगों में बात फतूर फैल गया, पब्लिक कॉन्शियस में भी फैल गया। अब जो कोल्ड वॉर था बेसिकली जो स्टार्ट हुआ वो था बिटवीन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म। ओके। कोल्ड वॉर का एसेंस ही काउंटर नेटो जो बनी थी वो भी इस वजह से थी, तो काउंटर स्प्रेडिंग कम्युनिज्म के, काउंटर स्प्रेडिंग कम्युनिज्म। सही है, ठीक है, ये बात है। से टू काउंटर स्प्रेडिंग कम्युनिज्म। अब जो है कि मिल्टन फ्राइडमैन आया, इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स से तो लगा है उन्हें पता होगा। उसने कहा कि कैपिटलिज्म वाज नेसेसरी। सही है, तो उसको रिप्लेस करना, उसने कहा कि मतलब पर जरूरी नहीं है, मतलब नॉट a sufficient condition for was necessary although admittedly not sufficient condition for democracy।
उसने कहा कि डिसेंट्रलाइज मार्केट सिस्टम हो, सब कुछ हो, और इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। और उसके अलावा कंसंट्रेशन, मतलब देखो इकोनॉमिक पावर, उसने ये नहीं कहा कि देखो भाषा, देखो ये कहा था उसने कि कैपिटलिज्म जरूरी है। अगर उसने कहा कि इकोनॉमिक पावर इतनी कंसंट्रेट हो जाएगी कुछ महदूद लोगों में, तो पॉलिटिकल पावर भी कंसंट्रेट हो जाएगी, सही है। तो वापस आ जाएगा टोटलिटेरियनिज्म, क्योंकि मतलब कंसंट्रेशन जो है, जो जिसमें पास इकोनॉमिक भी पॉलिटिकल पावर हो जाएगी, वो जॉब्स भी कंट्रोल करेंगे, मीडिया भी, सब कुछ। अब देखो, अब जो है सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सही है। देखो, देखो, और एक था कॉन्सेप्ट सर्फडम, देखो, एक कॉन्सेप्ट किसका था, सर्फडम। देखो, सर्फडम हम कहते हैं बेसिकली वो लोग, मतलब फ्यूडलिज्म, सही है। एक था सर्फ, ये रशियन रेवोल्यूशन से, ये क्वीन मैरी द कैथरीन, सॉरी, क्वीन कैथरीन द ग्रेट से लेकर भी ये उनकी रिवोल्ट चल आ रही। सर्फडम कैसे आएगा, आप जिसमें एक फ्यूडल लीडर है, उसका एक फ्यूडल लॉर्ड, ये सर्फडम आ जाएगा कैसे, देखो। बेसिकली सर्फडम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम कैसे आया, देखो, अगर मार्केट के एक्सेसेस जो हैं, मतलब देखो, सोशल, उसने अब की अपनी वो थी फ्रेडरिच वॉन हाइक, आप देख लीजिएगा, ये सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसमें हम कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो ना भी करें, पर उसका रिजल्ट यही होगा कि रोड टू सर्वडम। उसने ये कहा कि बेसिकली, मतलब देखो उसका रेस्पॉन्स किसकी वजह से आया, उसमें जो आए थे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सही है। उनका कॉन्सेप्ट क्या था, सोशल डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेटिक। अब हम ऑरवेल की आइडिया की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जो लेबर पार्टी है ना यूके की, उसका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ऊपर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नया हो गया इसका कंप्यूटर एक मिनट। अच्छा, सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी क्या मीनिंग, सोशल डेमोक्रेट, बेसिकली सोशल डेमोक्रेट का आइडिया था। सोशल डेमोक्रेट का आइडिया मतलब कैपिटलिज्म के साथ पीस में भी था। सोशल डेमोक्रेट का आइडिया बेसिकली, पहली बात, मतलब देखो, ये मतलब एक सिस्टम को हम ह्यूमनाइज करें, देखो एक वेलफेयर स्टेट, कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सही है। एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश, हम क्या बनाने की कोशिश करें, एक वेलफेयर स्टेट, सही है। उस वेलफेयर स्टेट का आइडिया क्या था, बेसिकली वेलफेयर स्टेट के कुछ आइडियाज थे। तो मतलब कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशंस को हम ताकत दें, हम किनको ताकत दें, कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशंस को। बेसिक इंस्टीट्यूशंस को ताकत दें। अब देखो क्या हुआ, बेसिकली जैसे पेंशन सिस्टम, सही है। बूढ़े अगर लाचार हो जाएंगे तो कहाँ के रहेंगे, हर कोई थोड़ी बिजनेस कर सकता है। कुछ कंपनीज को सर्व करते हैं सारी जिंदगी, तो उनके लिए कुछ पेंशन तो हो ना, सही है। पेंशन सिस्टम, फिर जनाब आली आपकी पब्लिक हेल्थ, फिर क्या होगी, पब्लिक हेल्थ।
अब जब पब्लिक हेल्थ आ गई, इसके बाद इसके बाद अगर देखा जाए तो थी कुछ और भी चीजें थी, मतलब जैसे पब्लिक एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सही है। पब्लिक इंश्योरेंस, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, पब्लिक एजुकेशन इंश्योरेंस सिस्टम, ठीक है। तो पब्लिक एजुकेशन और इंश्योरेंस अनएम्प्लॉयमेंट, किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस। ये सारी चीजें इसमें शुमार हो जाती। बेसिकली ये बातें इसमें इम्पोर्टेंट। इसके बाद तो ये इन्होंने कहा, तो उन्होंने और बात भी की कि कैपिटलिज्म ह्यूमनाइज नहीं हो सकता। सही है, देखो। अब कैपिटलिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो, कैपिटलिस्ट अगर इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अगर आप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ ज्यादा ही कम कर देंगे, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, बहुत लोगों के वेजेस बढ़े। सही है, जब बहुत लोगों के वेजेस बढ़े तो उसके नतीजे में क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, जब स्पेंडिंग करेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये स्पेंडिंग की वजह से, देखो, इससे इसका आसान उसूल है, मनी सप्लाई बढ़ेगा। सही है। मनी सप्लाई बढ़ेगा, पैसे आने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, और उसके साथ डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, तो डिमांड के बढ़ने की वजह से पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन हो जाएगी। और अगर जॉब सिक्योरिटी टू स्ट्रांग है, अगर आपको एक पक्की पकाई जॉब मिल जाएगी, सही है, तो ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के मसाइल थे। वो सोशलिस्ट कुछ पार्टीज हैं यूरोप की, और ये सारी कुछ पार्टीज हैं, इनका जो आइडिया था ना, ये था। तो ऑरवेल भी इसी आइडिया के अराउंड था। सही है, ऑरवेल का भी यही आइडिया था। सही है। ये जो सोशल डेमोक्रेसी, सॉरी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की। इसके अलावा इसमें एक तो इसके अलावा जो है कॉन्सेप्ट के, बेसिकली इसमें जो है एक और कॉन्सेप्ट होता है। एक मिनट सोचने दो मुझे। अब कुछ और लोग भी होते हैं, ट्रॉट्सकी, ये ठीक है। अब इसको सोचते हैं कुछ। हम्म, वैसे ट्रॉट्सकी आता है, इतना जुल्म सितम नहीं होता है, मतलब जो सिस्टम था ना, उसमें इतना जुल्म सितम ना होता। देखो, अब एक और उसूल भी कहा जाता है। चलो जी, हम एक और जो है, देखो, स्टालिन। अब हम आते हैं कुछ और में बात पता चली तो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको खुद को खुद ने भी रिसर्च करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं तो एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आपको, तो जी बुक से। बाकी रिसर्च तो खुद ही हर किसी, हम सब तालिबे इल्म है, ठीक है। हम सबकी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है। सही है, हम सबकी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है। अब आए टैलेंट। टैलेंट साहब ने बहुत ही अथॉरिटेरियन, मैंने अभी बताया ना, उसे कहा जाता है कि उसने धोखा दिया था सोशलिस्ट मूवमेंट को, पर वो इनकम्पेटेबल थी रियलिटी से, बिल्कुल। अथॉरिटेरियन
मतलब 5 ईयर प्लान शुरू में तो तरक्की होती है, पर उसे जबूहाली आती है, आगे खराबी आती है, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों को आगे समझाता हूँ क्या होता है स्टालिन का कॉन्सेप्ट। तो ट्रॉट्स्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं ट्रॉट्स्कीइज्म। उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? ट्रॉट्स्कीइज्म। ट्रॉट्स्कीइज्म जो था, उसमें सोशल डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। जो ट्रॉट्स्कीइज्म में जो आइडियाज आर्ग्यू की जाते हैं, तुम आप लोग बुक पढ़ सकते हो आराम से, जो ट्रॉट्स्की ने लिखी है, पर मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। उसका कुछ मतलब लिंक था। मतलब ट्रॉट्स्कीइज्म का जो था, एक था डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सही है, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग। सही है, इसको चलो पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला कॉन्सेप्ट ये था, ट्रॉट्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था परमानेंट रेवोल्यूशन का। किसका? परमानेंट रेवोल्यूशन का। तो उसमें उसने कहा था बेसिकली फ्यूडल रेजीम्स को मैंने ओवरथ्रो कर लिया। सही है। तो वर्किंग क्लास उसने कहा तभी फ्यूडलिज्म को ओवरथ्रो कर सकती है और पेजेंट्स की सपोर्ट ले सकती है। सही है, ट्रॉट्स्की के मतलब वर्किंग क्लास ही ले सकती है सिर्फ, मतलब ओवर फ्यूडलिज्म खत्म कर सकती है। और तब रुकेगी नहीं, जब खत्म कर देगी वो, फिर अपनी रेवोल्यूशन जीतेगी एक वीक कैपिटलिस्ट क्लास। सही है। और एक वर्कर स्टेट बनाएगी और अपील करेगी टू द वर्किंग क्लास इन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वर्किंग क्लास जो है रशिया की एड में आ जाएगी, और सोवियत यूनियन वर्ल्ड वाइड। वैसे ये भी इम्प्रैक्टिकल है एक तरह से। सही है, तो ये थी थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन। सही है। स्टालिन ने, सही है, पर उसने ये भी कहा था कि रेकलेस मतलब लापरवाही में कन्फ्रंटेशंस नहीं शुरू कर देनी। ये लापरवाही में। और स्टालिन ने उसे जो है एक जो है, सही है, स्टालिन ने उसे मतलब वो क्या था, एडवेंचरस और ये सब कुछ, तो ये उसने थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन दी थी। अब जो है उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था, अब उसके बाद जो है मतलब देखो, ट्रॉट्स्की ने कहा कि कोई बॉर्जवाजी रेवोल्यूशनरी नहीं है, इनलाइटेंड नहीं है। सही है। देखो, ट्रॉट्स्की ने कहा कि रशिया में कोई इनलाइटेंड एक्टिव रेवोल्यूशनरी बॉर्जवाजी नहीं है, जो मतलब सेम रोल कर सके। तो वर्किंग क्लास जो है टाइनी माइनॉरिटी थी। तो अब जो है बेसिकली उसने, देखो मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। द bourgeoisie was already unable to play a comparable role. It didn't want and was not able to undertake the revolutionary liquidation of the social system that stood in its path to power. देखो ज़ारिस्ट रेवोल्यूशन थी, तो वो bourgeoisie तो हार गए ना एक तरीके से। तो देखो, इसका जो था थ्योरी ऑफ ये परमानेंट रेवोल्यूशन, ये थी जो कैपिटलिस्ट क्लास थी ना, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज की, वो वीक और इनकेपेबल है, उनके लोगों की मतलब सपोर्ट उन्हें नहीं होती, और ऊपर से ये भी होता है कि उनको जरूरत होती है फ्यूडल ओनर्स की। सही है, फ्यूडल ओनर्स की। अब देखो, उसके बाद जो है तो ट्रॉट्स्की ने ये कहा था कि मेजॉरिटी जो ब्रांचेस हैं इंडस्ट्री की रशिया में, वो गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से आई, मतलब सही है, अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स। सही है, समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज। तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो रूलिंग एलिट से टाइड होती है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं मेजॉरिटी कंट्रीज में, वो इंडस्ट्रीज हैं। उन्होंने क्या किया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने ये शराब, उन्होंने उनको कैसे कैसे आए वो गवर्नमेंट सब्सिडीज से, गवर्नमेंट की फंडिंग से, गवर्नमेंट के पैसों से। गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? रूलिंग एलिट। सही है, रूलिंग एलिट। सही, गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? रूलिंग एलिट। इंडस्ट्रीज एक तरह से रूलिंग एलिट से टाइड है। ओके, टाइड टू द रूलिंग क्लास। सही है, इंडस्ट्रीज आर टाइड टू रूलिंग क्लास। ये बात होती है। सही है।
टाइड टू द रूलिंग एलिट, ये कॉन्सेप्ट चलता है एक तरह से गुलामी में, मतलब इसे हम कहते हैं सबसर्विएंट टू द कैपिटल। अब देखो, उसने ये कहा कि पेजेंट्री जो होती है वो अकेले नहीं रेवोल्यूशन कर सकती। सही है, क्योंकि वो मतलब एक तरह से एक हेट्रोजेनस ग्रुपिंग है ना, मतलब देखो अलग अलग हैं, और ऊपर से मतलब एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रोल वो नहीं ले सकते। सही है। एस्पायर टू लैंडलॉर्ड, कुछ रिच होते हैं कुछ गरीब होते हैं। सही है, उनमें फर्क होता है, इसे हम कहते हैं मतलब हेट्रोजेनस ग्रुपिंग्स है। मतलब देखो, रिच को मतलब एम्प्लॉय करेंगे लोगों को, और जो पुअर हैं वो तो बेचारे और लैंड लेने के चक्कर में होंगे। तो देखो, मैं आहिस्ता आहिस्ता सोशल डेमोक्रेसी में आ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है, ट्रॉट्स्की ने ये कहा कि फिर जो है ट्रॉट्स्की ने रोल ऑफ प्रोलेटेरियट्स पे आया, कि मतलब जो है मतलब वो एक तरीके से मतलब ये जो है मतलब एब्सोल्युटली इनकेपेबल है। तो ये जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ट्रॉट्स्की ने कहा कि वो इनकेपेबल। तो अब उसके बाद की जो बात है, तब प्रोलेटेरियट्स के रूल पे हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं। ट्रॉट्स्की ने ये तो कहा था कि सिर्फ प्रोलेटेरियट वर्किंग क्लास ही वो ले सकती है, मतलब टास्क, मतलब केपेबल ऑफ अचीविंग द टास्क ऑफ दैट बॉर्जुआजी रेवोल्यूशन। देखो, 1905 में क्या हुआ, वर्किंग क्लास ने मतलब वास्ट फैक्ट्रीज को मतलब देखो ब्रॉट टुगेदर इन वास्ट फैक्ट्रीज फ्रॉम द रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ, देखो फैक्ट्री सिस्टम से क्या हुआ, प्रोलेटेरियट्स जो है फोरग्राउंड में आ गए। प्रोलेटेरियट जो है मतलब जो है कंसंट्रेट हो गए, मिल गए आपस में। सही है। प्रोलेटेरियट्स जो है कंसंट्रेट हो गए इन ट्रेमेंडस मास। सही है, तो मतलब एक दूसरे के करीब हो गए। सो इसकी वजह से क्या हुआ, मासेस एंड, और उसके वाइल बिटवीन देयर मासेस एंड ऑटोक्रेसी। तो ये एक ऑटोक्रेसी, सही है, जिसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और मास उनके दरमियान क्या है, कैपिटल बॉर्जियोसी, ये जो बहुत स्मॉल है, लोगों से आइसोलेटेड है, और वो लालची है। ये बात उसने कही थी ट्रॉट्स्की ने। उसके बाद जो है उसने कहा था कि वो जो है मतलब केपेबल ऑफ अचीविंग टास्क ऑफ दैट बॉर्जुआजी रेवोल्यूशन। अब क्या हुआ, देखो टाइनी माइनॉरिटी है, तो प्रोलेटेरिएट जो है रेवोल्यूशन ले सकते हैं टू इमेंसिपेट द पेजेंट्री। इमेंसिपेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली देखो, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट, अपने आप को आजाद कराना। तो फ्री द पेजेंट्री, और एक तरह से फिर सपोर्ट ले सकते हैं प्रेजेंट्री की, जिसकी वजह से जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा, वर्किंग क्लास एक रेवोल्यूशन बनाएगी अपनी, जिससे जो है एक बॉर्जुआजी रेवोल्यूशन अकॉम्प्लिश होगी, और उससे जो है एक वर्किंग क्लास जो है स्टेब्लिश हो जाएगी। सही है। तो बॉर्जुआजी रेवोल्यूशन क्या होती है, जिसमें फ्यूडल स्टेट जो है, फ्यूडलिज्म जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बॉर्जुआजी स्टेट जो है जिसमें रेवोल्यूशन जो है जिसमें फ्यूडलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, अब उन्होंने वो रेवोल्यूशन भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सही है। तो अकॉम्प्लिश और वर्कर स्टेट बन जाएगी। फिर इंटरनेशनल रेवोल्यूशन आएगी, कि बेसिकली उसमें क्या होता है कि लिबरेटेड पेजेंट्स बिकम स्मॉल ओनर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स। उससे कमोडिटी मार्केट से जो है ग्रोथ होगी, जिससे एक नई कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज होगी, बनेगी। तो ट्रॉट्स्की ने कहा कि जो न्यू सोशलिस्ट स्टेट है और इकोनॉमी है ना, वो जो है हॉस्टाइल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से जो मतलब वो है उनसे प्रेशर नहीं ले पाएगी। तो ट्रॉट्स्की ने कहा रेवोल्यूशन को आगे आगे तेजी से फैलाया जा सके, तो रेवोल्यूशन क्या बन जाए, परमानेंट, और अनइंटरप्टेडली फैली जाए। सही है। तो परमानेंट जो मार्क्स का जो रेवेल कॉन्सेप्ट था, उससे थोड़ा सा लिया जा सकता है। सही है। तो पहले ट्रॉट्स्की किसका पार्ट था, रेडिकल डेमोक्रेसी से। फिर उसने जो चेंज किया था, देखो उसमें जो है ट्रॉट्स्की ने जो है फिर चेंजेस लाने की कोशिश की। उसमें जो है बेसिकली उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अब सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पे आता। तो एक मिनट।
ओके, अपॉलजीज, लेट्स बिगिन। तो सोशल डेमोक्रेसी में ट्रॉट्स्की ने जो आइडिया, पहले ट्रॉट्स्की था रेडिकल। ये बहुत जरूरी बात है, बैकग्राउंड पता होगा ना, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगे। देखो, ट्रॉट्स्की ट्रॉट्स्की साहब पहले थे रेडिकल डेमोक्रेसी के एडवोकेट। बॉल्शेविक्स और कुछ लोगों के ऐसे हिस्से भी थे जो रेडिकल थे। सही है। फिर उन्होंने तब्दीली, वैसे ट्रॉट्स्की हैड वेरी गुड इंटेंशंस, ओके, ये बात थी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मैट मौलाना उबैदुल्ला से, जब वो ब्रिटिश से भाग के गए थे, फरार होकर, जब सिल्क रोड कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई थी, तो सिल्क रोड प्लान कहना चाहिए, वैसे कॉन्स्पिरेसी नहीं, प्लान एक्सपोज हुआ था जब वो गए थे। तो उन्हें पता चल गया ब्रिटिश को, तो वो वहां पे चले गए सोवियत यूनियन साइड में। तो उन्होंने वहां पे ट्रॉट्स्की को इस्लामिक सिस्टम बताया। ट्रॉट्स्की ने कहा कि अच्छा तो है, पर आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, किसी ने नहीं किया, क्यों क्यों? तो उस पे मौलाना बहुत शर्मिंदा हुए थे। पर वो ट्रॉट्स्की इज अ गोड, लेनिन वॉज, इवन मेरे ख्याल से लेनिन के भी, जितना मैंने तजजिया किया, मतलब गलतियां तो बहुत है, मतलब एज सच, पर स्टालिन से बेहतर थे। इनकी नीयत कैसी भी हो, दे आर 1000 टाइम्स बेटर देन स्टालिन। पर इन्होंने बहुत खून खराबा भी हुआ, कुछ आइडियोलॉजीज गलत थी बहुत इनकी, बहुत सी गलत है। अब इसने कॉन्सेप्ट दिया था डेमो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इसका सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का, अब इस सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था? बात समझने की कोशिश करो। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट वो था, देखो समझने की कोशिश करो। पहला कॉन्सेप्ट इसने दिया था, जिसे हम कहते हैं आपका, क्या दिमाग से निकल, एक मिनट, सोवियत, और एक मिनट यार, यार मैं दिमाग से निकल गया है। चलो याद जब मुझे आएगा तो मैं आपको बताऊँ। देखो, अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में मास, मतलब देखो, लेनिन पार्टी मॉडल जो था लेनिन का, उसमें उसने देखा सब्स्टिट्यूशनिज्म। से ये क्या देखा? सब्स्टिट्यूशनिज्म। ये मतलब जो है रिलेशनशिप जो है, एक थी मार्क्स की थोड़ी थी रेवोल्यूशनरी पार्टी, और एक थी वर्किंग क्लास। उनके दरमियान, मतलब जो फॉर रेवोल्यूशनरी पार्टी की एक्टिविटी है, वो जो है सब्स्टिट्यूट करे दूसरों की। सही है, वो सब्स्टिट्यूट करे दूसरों की, मतलब वर्किंग क्लास को। तो उसके कुछ डेंजर्स थे। फिर मास पार्टिसिपेशन के, और कुछ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रॉट्स्की ने बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस और ये बेशक और बिजारिस रेजीम के खिलाफ उन्होंने एहतजाज का शुरू किया। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम अभी याद है, सोवियत प्रेजाइडियम। सही है, सोवियत प्रेजाइडियम। सही है। उसमें जो आसान सी बात थी वो ये थी, अब मुझे ये नहीं कि ट्रॉट्स्की को सपोर्ट करता है नहीं, पर ट्रॉट्स्की का जो आइडिया था ना सोशल डेमोक्रेसी का, वो मैं, ऑरवेल का मुझे नहीं पता सपोर्ट करता था या नहीं, पर मैं आपको सोशलिज्म का थोड़ा सा आइडिया था। सोवियत प्रेजाइडियम, इसमें एक तरह की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, और यही इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, मतलब इजाजत थी, एक तरह की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी। अब क्या हुआ इसके लिए? तो उसने जो है ट्रॉट्स्की ने ये भी मतलब ये किया कि कुछ पार्टीज पे बैन किया जाए। तो लेनिन भी ट्रॉट्स्की के साथ मिल गया था, क्योंकि पार्टी में ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही थी। क्या हो रही थी? ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेटाइजेशन, और ऊपर से इन्फ्लुएंस ऑफ स्टालिन। ऊपर से क्या हो रही थी? इन्फ्लुएंस ऑफ स्टालिन। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटाइजेशन और ये सब कुछ हो गया। जब हुआ तो देखो बात, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिसीजन जो है नॉन इलेक्टेड पार्टी बनाए, जिसमें जो है नॉन इलेक्टेड पार्टी बनाए।
नॉन इलेक्टेड, वो जो है नॉन इलेक्टेड लोग फैसले लें। और ऊपर से ये भी होती है अब ब्यूरोक्रेटाइजेशन की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब जो है हाथ में बहुत पावर आ जाए, जिसकी वजह से उनकी रेजिमेंटेशन और मतलब वो सोशल लाइफ में हद से ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर देते। तो जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन होती है ना, तो इसमें ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में ताकत आ जाती है, कुछ लोगों के हाथ, बस इसको ऐसे समझो कि कुछ लोगों के पास इन्फ्लुएंस की हद वो हो जाती है, सही है, इन्फ्लुएंस की। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन पार्टी, देखो, ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन पार्टीज, ये मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें, तो मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके खिलाफ रजिस्ट किया, और ऊपर से जो है ट्रॉट्स्कीइज्म। अब फिर जो है ट्रॉट्स्की ने एक डिक्लेरेशन साइन की, जिसमें जो है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और बहुत सी चीजें थी। अब देखो, उसके बाद जो है ट्रॉट्स्की एंड द यूनाइटेड ऑपोजिशन हैड आर्ग्यूड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये मैं तुम लोगों को उसके ही पहलू बता रहा हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो बात, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, बेसिकली इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी किसको हम कहते हैं? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फ्रीडम मिल जाए लोगों को, सही है। मतलब देखो, एक है कॉर्पोरेट ओनर्स, सही है, एक क्या है, कॉर्पोरेट ओनर्स, उनसे पावर शिफ्ट कर दी जाए। एक एक है आप लोगों के कॉर्पोरेट ओनर्स, सही है। अब उनसे जो है शेयर, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर कह दो आप, सही है, और मैनेजर्स से पावर शिफ्ट कर दी जाए पब्लिक स्टेक होल्डर में से वर्कर्स और ये लोग, सही है, इनको शिफ्ट कर दी जाए, पावर का शिफ्ट हो जाए एक तरीके से। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की एक्सपेंशन थी और ये सब कुछ था, वर्कर्स, और ऊपर से ट्रॉट्स्की ने, मतलब देखो, वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, सही है। वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट इस तरह से होती है कि बेसिकली लेबर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ मैनेजमेंट, उसको क्वेल करने की कोशिश किया था स्टालिन ने। इसके खिलाफ भी ट्रॉट्स्की ने बोला। तो ये सारा ट्रॉट्स्कीइज्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट जो है, मतलब एक तरीके की वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब मेन पॉइंट है। इसको हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लान इकोनॉमी का ये हिस्सा है एक तरह का, कि इसमें जो है इकोनॉमिक प्लान्स और ये सारी चीजें जो है तुम लोगों की, सही है। ये क्या होता है, लेबर मैनेज्ड फर्म, इसमें क्या होता है, लेबर मैनेज्ड फर्म्स। इसको जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है लेबर मैनेज्ड फर्म्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, वर्कर सेल्फ, वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ट्रॉट्स्कीइज्म ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था। और 5 ईयर प्लान में ट्रॉट्स्की ने ये भी कहा था कि ये सारे मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोशल डेमोक्रेसी डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक तो क्या होगा, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। लेबर मैनेज्ड फर्म्स भी उन्हीं में ही है, लेबर मैनेज्ड फर्म्स भी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाते हैं।
सही है। अब उसके बाद की बात, उसने जो कॉन्सेप्ट दिए थे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब की तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी, सही है। और उसने जो है मतलब देखो, ट्रॉट्स्की ने ओवरऑल जो है मतलब देखो, ये तो कहा था कि ओवरऑल गाइडेंस इन प्लानिंग हो, सही है, सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ इसकी स्टेट इकोनॉमी इन द मेक इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू प्रेजेंट मार्केट और इंटरनेशनल प्लेन। मैं तुम लोगों को ये सारा दिखा, बेसिकली ट्रॉट्स्की के ये आइडिया थे। एक सेकंड, ट्रॉट्स्की specified the need for overall guidance in planning. Overall guidance in planning, the systematic coordination of the fundamental sectors of the state economy in the process of adapting to the present market, and urged for a national plan. And urged for a national plan. सही है? Systematic coordination of the fundamental sectors of the state economy in the present of adapting to the present market and urged for a नेशनल प्लान। सही है, एक नेशनल प्लान की जरूरत बताई थी। उसके बाद की बात उसने फिर कहा था एक ट्रांजिशनल प्रोग्राम। उसके अलावा तो उसने बहुत चीजें कही थी, अब मैं कैसे बताऊं। तो ट्रॉट्स्की कोशिश करता था कि मतलब ब्रुटेलिटी कम से कम हो, जितना मैंने इवेल्युएट किया। एक तो उसने कहा था प्रोग्रेसिव टैक्स हो और इक्विलिब्रियम हो। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाए आपका, मतलब वेल्थियर सेक्स ऑफ जो सेक्टर्स होते हैं ना पॉपुलेशन के, उन पे लगाएं। और एक इक्विलिब्रियम हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सही है। और ऊपर से एक जो है रिजर्व एक्यूमुलेट हो, ताकि परचेजेस ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके। और ये जो था और इसने ऊपर से ये भी कहा था कि बेसिकली करेंसी स्टेबलाइजेशन भी हो और कोई नेशनल प्लान भी हो। सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसूलों जवाबित थे कुछ टॉप्स की। तो फिर उसने कुछ और भी रूल्स किए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, एग्रीकल्चर को एक कलेक्टिव फार्म्स वॉलेंट्री बेसिस पे, कलेक्टिव फार्म्स वॉलेंट्री बेसिस पे करने की कोशिश। और ऊपर से मैं आपको ट्रॉट्स्की रिपोर्ट बताता हूँ कि उसने कहा था कि मतलब इंडिविजुअल पेजेंट होल्डिंग्स को सोशलिस्ट मेथड्स ऑफ लैंड को कल्टीवेशन में तभी कर सकते हैं जब प्रोग्रेस हो साइंस और कल्चर। सही है। तो ट्रॉट्स्की ने ये भी कहा कि एक प्लान्ड इकोनॉमी में मतलब जो है बहुत से लोगों का पार्टिसिपेशन करने की जरूरत होती है। ये था। और फिर ट्रांजिशनल प्रोग्राम कहा था, उसमें इसने कहा था कि राइट ऑफ यूनियन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सही है, ट्रांजिशनल डिमांड्स, मतलब देख जैसे मतलब वर्कर्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, तो राइट ऑफ यूनियंस। ठीक है, तो बेसिकली यूनियंस के राइट्स, किसके राइट्स, यूनियंस के। ऊपर से जो दूसरे राइट्स थे उनके, वो ये थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। यूनियंस, वेजेस, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सब कुछ, सही है। और ऊपर से वर्कर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्कर्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। ये बड़ी अहम बात होती है, ये वर्कर्स कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को, फिर साइंटिफिक सोशलिज्म आप खुद पढ़ लेना, बहुत मुश्किल है वो समझाना। अगर आप फिजिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी फिर तो अजाब बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये बात थी सोशलिज्म की। सही है, ये कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, ट्रॉट्स्की की बातें थी, ट्रॉट्स्कीइज्म। सही है, एंड लिटरेचर में यही होता है कि यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, आप कोशिश करके इस एग्जाम को लें। और लेनिन को बहुत पसंद था ट्रॉट्स्की। ठीक है। अच्छा, just give me 2 minutes to breathe so that I can later continue. अब हम ऑरवेल पे फिर स्टार्ट करेंगे। ऑरवेल की मैंने ये तो समझा दिया ना, ऑरवेल क्या कहना चाहता था विथ रिगार्ड्स टू द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। फिर मैं आपको ऑरवेल का समझा। जैसे कुछ कम्युनिस्ट्स की नीयत बुरी थी, जैसे अलेक्जेंडर इसराइल खान, वो उसने बड़ा कमाया था वॉर इकोनॉमी से, वर्ल्ड वॉर में, और था बदबख्त, क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट साइड में। उसकी जो पीएचडी रिसर्च थी वो भी इसमें ही थी। तो हर किसी की अपनी, ये मेसन टू, तो इनके जो आइडियाज थे मेसन्स, तो अल्लाह माफ करे, बस बहुत बुरे लोग होते हैं। दे आर द रूलिंग एलिट सॉर्ट ऑफ पीपल। पर एक तरीके से बस यही लोग समझते हैं, बस अल्लाह हिफाजत में रखे इन लोगों से। तो ट्रॉट्स्की का भी कत्ल करा दिया था स्टालिन ने बाद में। माओ जेडोंग बहुत जालिम था। तो बस ये होता है कि कुछ लोगों का पता नहीं चलता, और कुछ लोगों के एक तरह कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि उनको अजाब तो आ भी जाता है अल्लाह की तरफ से, और आना हकदार भी है इसके, क्या कहते हैं, अपने कामों की वजह से बेशक हकदार है। तो बस ये होता है। अभी सोशलिज्म के बहाने में पता नहीं क्या क्या एथियज्म और ये चीजें फैला रहे हैं। तो बस अल्लाह माफ करे। सोशलिज्म के बहुत कोताहियां हैं, मैं कभी डिस्कस करूंगा जब हम टॉपिक पे आएंगे, बट लेट्स लीव इट। ये सारे लॉयर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, और ये अच्छा, अब ऑरवेल। ऑरवेल के बारे में कहा जाता है कि कुछ शॉर्ट एसेज थे, और उसके अलावा ऑरवेल की बड़ी मुखाल ऑरवेल। अब मैंने ऑरवेल का आइडिया तो दे दिया था, इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि ऑरवेल कौन है क्या है। तो ऑरवेल, एरिक नाम था उसका। और ऑरवेल की जो थे, मतलब देखो, ऑरवेल पहली बात सोशल डेमोक्रेट था, और उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे विथ रिगार्ड्स टू दी लैंग्वेज। उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे विथ रिगार्ड्स टू दी लैंग्वेजेस। सही है। तो देखो, बात ये थी कि एक सेकंड में नोट्स खुल जाए, मैं उससे ही रेफरेंस करके पढ़ा रहा हूँ। ये तो बाद में बताना है। 1 मिनट जी। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लिंग्विस्टिक प्लूरिज्म का। लिंग्विस्टिक प्लूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेसिकली ऑपोजिशन टू द फॉरेन इन्फ्लुएंस इन, क्या कहते हैं, कहता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सही है, इन इंग्लिश लैंग्वेज तो सही है। ऑपोजिशन, ये अपोज करते हैं। सही है, दे बेसिकली अपोज इट।
तो मॉडर्न इंग्लिश में जो है एक्सेसिव बोरोइंग हुई थी, एक होते हैं एंग्लो नॉर्मन। ये एंग्लो नॉर्मन की वजह से, उनके जो है एंग्लो नॉर्मन की वजह से बहुत इन्फ्लुएंसेस हुए इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो उसके अलावा जो है मतलब, तो इसके उसके उसका कुछ ऑर्वल से लिंक किया जाता है, पर वो नहीं होता। सही है। हाँ, अब हम ऑर्वल का ऐसे ओपन करते हैं, पॉलिटिक्स इन इंग्लिश। वैसे अगर ठीक बात की जाए, तो मैंने इसका पहला चैप्टर यहाँ तक बता दिया था पिछली वीडियो में। अब देखो, नाउ इट्स क्लियर दैट द लैंग्वेज मस्ट हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस। पहले लोग नहीं मान, लोग बेसिकली इस चीज को नहीं समझते, बिकॉज लैंग्वेज इज रियली अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, social, economic. Okay, it is not due simply to the bad influence of this or that individual, right? सही है। अब जो है इंग्लिश की खराबी डिके सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती, ये क्या कहते हैं, जो आपके मतलब इंडिविजुअल राइटर्स के असरा से, पर उसमें कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉज भी होते हैं उसमें जो है, बट एन इफेक्ट कैन बिकम अ कॉज। वो एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक कि काम हो गया था। देखो, तो लैंग्वेज का डिक्लाइन जो है मतलब उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, पर ये सिर्फ उसके यहाँ से नहीं होता कि एक राइटर पर, उसका भी इफेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल राइटर्स का। इंडिविजुअल राइटर्स का भी इफेक्ट हो सकता है बेशक। ठीक है, तो इसका मतलब जो है मतलब सेम इफेक्ट, मतलब देखो, इफेक्ट कैन बिकम अ कॉज, री इन्फोर्सिंग, मतलब इन राइटर्स का इफेक्ट भी एक कॉज बन सकता है। और ये बेसिकली री इन्फोर्स करेगा ओरिजिनल कॉज को। और मतलब सेम इफेक्ट जो है मतलब लैंग्वेज पे जो इफेक्ट होगा, देखो इस तरह से ऑलरेडी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज हैं। फिर क्या हुआ जनाब आली, इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज की बात। और एक मिनट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज है, उसमें अगर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ अ बैड राइटर आ जाए, तो जो इफेक्ट होगा वो इंटेंसिफाई हो जाएगा ना, तो ये बात होती है। फिर जो है उसके बाद जो है, अ मैन मे टेक टू ड्रिंक बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ टू बी अ फेलियर। सही है। सही है। अब जो है उसके बाद जो है मतलब फील ऑल द मोर कंप्लीटली। और अगर तुम देखो, शराब में आ गया बताओ, तो इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो मोर हो जाएंगे, because if he starts drinking, more of his things will be affected. So it is rather foolish, but the slovenliness of our language makes it easier for us to have foolish thoughts. Basically, slovenliness means this. Slovenliness means untidy, excessively careless. सही है, सही है, excessively careless, dirty in appearance or habits. सही है। जो स्लोवेनलीनेस है हमारी लैंग्वेज की, तो उससे आसान हो जाता है कि हम फुलिश थॉट सीखते हैं। द पॉइंट इज कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो जो राइटर्स फुलिश थॉट लिख रहे हैं, ये रिवर्सिबल है। इसमें कुछ खराब आदतें हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, which is spread by imitation and can be easily avoided. इस इमिटेशन छापना, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम जरूरी स्टेप्स लें। अगर कुछ लोग जो हैं बुरे हैबिट से जान छुड़ा लेते हैं, तो उसके तो वो थिंक कर लेंगे क्लियरली। कुछ बुरी हैबिट्स हैं लैंग्वेज की। ओके,
कुछ बैड हैबिट्स हैं लैंग्वेज के साथ। फिर ये थिंक क्लियरली अल्लाह, फिर वो थिंक क्लियरली कर पाएंगे जब वो खत्म हो जाएंगी। तो ये देखो बात, इसमें जो बात है वो ये है कि मतलब बैड हैबिट्स स्प्रेड बाय इमिटेशन, छापन छपाई की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जब हटा देंगे तो वो थिंक क्लियरली कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये पॉलिटिकल रीजनरेशन की तरफ तो ये पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन होंगे, पॉलिटिक्स और खराब लोग बस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ठीक है, वो खराब लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। द फाइट इज अगेंस्ट इज नॉट फ्रिवलस, बेवकूफाना खराब नहीं, एंड इज नॉट द एक्सक्लूसिव कंसर्न, सिर्फ एक ही मसला नहीं है प्रोफेशनल राइटर्स का। तो अब देखो, अब कुछ स्पेसिमेंट्स हैं, अब हमें मैं भी पढ़ रहा था, मुझे भी समझ नहीं आती कहना क्या चाह रहा है। I'm not indeed sure whether it is not true to say that the Milton, who once seemed not unlike a 70 Shelley, एक writer थी मैरी शेली या पर्सी शेली होगा, मैरी शेली I guess, had not become out of an experience ever more bitter in each year, more alien to the founder of the Jesuit sect, which nothing could induce him to tolerate। तो ये कहना चाह रहा है, जितना मैंने सजेशन में गलत भी हूँ, कि मिल्टन जो है वन सीम नॉट अनलाइक अ 17th सेंचुरी शैली हैड नॉट, सही है, बिकम, ये ऐसी है देखो। वी कैन नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स कहते हैं कि सीरियसली नहीं लेना, विथ अ नेटिव बैटरी ऑफ इडियम्स व्हिच वर एग्रेगियस, खराब, बेकार, collocation of vocables as the basic put up with for tolerate or put up at a loss for bewilder। ये देखो समझ आ रहा है। वन साइड वी हैव द फ्री पर्सनैलिटी, बाय डेफिनेशन इट्स नॉट न्यूरोटिक, न्यूरोटिक ऐसे लोगों में इनमें एंजाइटी और ऐसी चीजें होती हैं। तो ओसीडी, ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है, कंपल्सिव, फॉर इट हैज नाइदर कॉन्फ्लिक्ट नॉट ड्रीम, its desires such as they are transparent, or they are just what institutional appearance approval keeps in the forefront of institutional pattern। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। जैसे ये, all the best people from the gentleman's club and all the frantic fascist captains united in the hatred and bestial horror of the rising left turned to the act of the full incendiarism to the material to legalize their own destruction and rouse the agitated petty bourgeoisie to, सही है देखो, कम्युनिस्ट वो है। ये बेसिकली देखो कितनी मुश्किल, मैं इनमें से बेसिक वर्ड्स तो बता सकता हूँ क्या है। जैसे ये फ्रेंटिक फाशिस्ट कैप्टन्स, जो मतलब फाशिस्ट वो होते हैं जैसे हिटलर टाइप लोग हैं, यूनाइटेड इन कॉमन हेटेड ऑफ सोशलिज्म, वो इकट्ठा हुए हैं इन द बेस्टियल हॉरर ऑफ राइजिंग टाइड। देखो, और बेस्टियल का मतलब होता है आर्केइक वर्ड होगा, कोई पुराना, नया है सॉरी। बेस्टियल मतलब लैकिंग इंटेलिजेंस, अनरीजनेबल हॉरर मतलब नफरत, जो मास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो जो है प्रोवोकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो फाउल इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरिज्म हम कहते हैं किसी चीज को जलाना, तो आग दे रहे हैं गलत चीजों। तो मेडिवियल लेजेंड्स ऑफ पॉइजन वेल्स, तो लीगलाइज देयर ओन डिस्ट्रक्शन ऑफ proletarian organization and rouse the agitated petty bourgeoisie, bourgeoisie ruling class होते हैं, ताकि वो चौविनिस्टिक पावर के नशे में आ जाए, वो पावर ले लें किसके मद में, किसके ब्याह में, रेवोल्यूशनरी वे आउट ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हम सीरियसली जो है वी कैन नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सीरियस ना लें इडियम्स को। जो खराब कलेक्शन है वोकेबल्स, ऐसे लफ्जों की, वोकेबल्स को फिलहाल लफ्ज ही समझो, एज द बेसिक पुट अप विथ फॉर टॉलरेट और पुट एट अ लॉस फॉर बेविल्डर। देखो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, ये तो मैं समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, if a new spirit is infused into this old country, there is one thorny contentious reform which must be tackled, that is humanization। ये ह्यूमनाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन मतलब वो करना,
राइज करना, बहादुरी मेरे ख्याल से थी ना, मैं देख भी लूँ। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इसमें मतलब एक्साइट करना, सही है सही है। एक्साइट करना ऑफ द बीबी। टिमिडिटी हेयर विल बी स्पीक कैंकर एंड एट्रोफी ऑफ द सोल। एट्रोफी कहते हैं मतलब, कैंकर तो मतलब उसको कहते हैं एक तरह के मतलब, कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो। कैंकर जैसे वो, एक एक मिनट। कैंकर कैंकर को कैसे समझाऊं कैंकर को मैं। हाँ, कैंकर का मतलब जैसे एक तरह के मतलब गलत असरात, और ऊपर से ऐसा डिजीज होता है जो मतलब पैचेस हो जाते हैं, या मतलब एक तरीके से उसको असर हो जाता है। एट ट्रॉफी कहते हैं, जैसे वो हो रही है स्लेरोसिस, जिसमें वो हो जाए, टेढ़ी हो जाए एक चीज, कुबासा हो जाए। द थ्रेट ऑफ ब्रिटेन में ली साउंड ऑफ एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बीट, बट द ब्रिटिश लायंस रोर इज लाइक दैट ऑफ बॉटम इन शेक्सपियर। मतलब ब्रिटिश की इतनी औकात रही है, ये टिमिडिटी का मतलब, टिमिडिटी से क्या होगा, विल बी स्पीक। टिमिडिटी पहले ही बता देगा क्या, कि जो ब्रिटिश उसकी रूह है, उसकी एट ट्रॉफी और कैंकर, तो वो जो है मतलब बीट, और वो तो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मतलब रोर जैसे लायन, मतलब बोल्ड दबदबा तो बहुत रख सकता है। पर मतलब जो है असल में जो उसकी जो शेर की जो होती है ना, धार दरार धार, पता नहीं शायद कहते हैं, वो मतलब जैसे मिडनाइट ड्रीम एक शेक्सपियर की वो है, क्या कहते हैं, शेक्सपियर की एक रिटन शायद प्ले है या कोई नॉवल, प्ले में अंदाजा नहीं है, उसमें बॉटम कैरेक्टर है। तो वो एज जेंटल एज एनी सकिंग डॉग, अ वायराइल न्यू ब्रिटेन, अ वायराइल न्यू ब्रिटेन कैन नॉट कंटिन्यू indefinitely traduced in the eyes or rather ears, as the world by effect language of Langham Palace brazenly masquerading as standard English. When the voice of Britain is heard less lyricus to hear drop than the recent priggish, inflated, mamish braying of mewing maidens। देखो कितनी अजीब अजीब बातें लिखी हैं, समझाते समझाते सुबह हो जाएगी। तो ये अब वायराइल न्यू समझने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्वेल भी खराब ही पॉइंट करने के लिए कहा है। सही है, इसमें जो है ऑर्वेल इज कंसिडर्ड इज एज अगली, ओके। अब वायराइल न्यू ब्रिटेन, वायराइल का बेसिकली मतलब ये है, देखो वायराइल का मतलब होता है कि, अब कैसे समझाऊं, बहुत गलत लफ्ज है, मतलब जिसमें एनर्जी होती है गलत वाली। और वायराइल न्यू ब्रिटेन कैन नॉट बी, कैन नॉट कंटिन्यू डेफिनेटली reduced, डेफिनेटली क्या, reduced इन द आईज और रेदर ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड। reduced का मतलब, अब इनमें से बहुत से लफ्ज मुझे नहीं आ रहे, मुझे देख देख के बताना पड़ रहा है। ये अब देखें, reduce देखते हैं क्या होता है। अब हम डिक्शनरी तो याद, अब मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। Defame, misrepresented, cannot continue to be misrepresented in the eyes or ears of the world by the effete language। effete language, effete का मतलब होता है बेसिकली affected, ineffectual language। language हम इसको कहते हैं, language बेसिकली inactivity, lethargy of लैंगम पैलेस। लैंगम पैलेस क्या होता है, देखो, लैंगम पैलेस, लैंगम पैलेस तुम लोगों का पहले कुछ, देखो ये रहा, शॉर्ट स्ट्रीट और ये सारी चीजें, लैंगम पैलेस लंदन में एक पैलेस है, जिसको कनेक्ट करते हैं, तो ये लैंगम पैलेस है। ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, सही है, तो ये जो है मतलब, देखो लैंगम पैलेस में ये शॉर्ट स्ट्रीट होती है जिसमें ब्रॉडकास्टिंग हाउस आता है, और हॉल्स होते हैं, क्वींस हॉल होता है, और ऊपर से ये तो अभी काम का नहीं है, सेंट जॉर्जेस हॉल थिएटर और ये सारी चीजें, थिएटर भी डिमोलिश हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली बाय द effect lingers of brazenly masquerading as standard English। brazen का मतलब रूड होता है। ये जब बीबीसी, इसने बीबीसी का मेंशन किया हुआ है ना, देखो, गैल्वेनाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन और बीबीसी, तो इसका जो है प्रोड्यूस इन द, ये सारे मसाइल बता रहे हैं।
सही है, तो इसमें लिथार्जी नहीं आ सकती। सही है, ब्रिटेन की गलत इमेज इसकी लिथार्जी, लैंगम पैलेस की लिथार्जी से नहीं आ सकती। इस वजह से कह रहा है कि उठाओ बीबीसी को, तरक्की दो। When the voice of Britain is heard, better far and infinitely less ludicrous. सही है, to hear at itches, eight itches। सही है, एचएस कह सकते हैं। ये है एचएस। सही है, लेटर एच को हम कहते हैं। सही है, लेटर टू हेयर एच honestly drop than the present प्रिग्रिश। सही है, प्रिग्रिश। अल्लाह, प्रिग्रिश। सही है, सेल्फ राइटियस, मोरली वो। सही है, इन्फ्लेटेड, इनहिबिटेड, स्कूल मेमेज जैसे टीचर्स होती है ना, खुद को सुपीरियर समझती है मोरली। ब्रेइंग ऑफ, ब्लेमलेस, बैशफुल, म्यूइंग, मेडन्स। बैशफुल हम इसको कहते हैं एक तो, बैशफुल मतलब जिनकी इज्जत ना हो एक तरीके से। सही है, अच्छा शाय, सॉरी। मेडेंस, ही रही मेडेंस। मेडेंस का मत, या इलाही, मेडेंस का मतलब होता है, मेडेंस का मतलब अनमैरिड गर्ल। ठीक है, ये सब कुछ होता है इस बेटर और एन इनफाइनली लेस ल्यूब्रिकस टू हियर। ये देखो बहुत मुश्किल चीजें हैं। इनके फॉल्ट्स हैं। सही है, एक तो अगलीनेस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑरवेल। ऊपर से इनमें को एक है स्टेलनेस ऑफ इमेजरी। स्टेलनेस होता है बोसीदापन, खराबी। ये और किसकी, इमेजरी की। इमेजरी, इमेज मतलब जैसे मैंने कोई ब्यूटीफुल सीनरी लेगा, मैंने उसको डिस्क्राइब किया, मैंने उसकी इमेज बनाने की कोशिश की, तो इमेजरी एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। एंड देयर इज अ लैक ऑफ प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब होता है क्लैरिटी, एक तरह की मेन पॉइंट पे नहीं रह रहे हैं। तो ये प्रेसिशन का किससे वास्ता होता है, मेन पॉइंट पे रहना, मेन पॉइंट पे नहीं रहना। तो इसमें या तो एक ऐसी मीनिंग है जो वो समझा नहीं पा रहे, और वो कुछ कह कुछ रहा है और हमें हमें कुछ लग रहा है, मतलब देयर इज, में क्या है, वेगनेस। क्या है, वेगनेस। वेगनेस वाला है कोई चीज जब क्लियर नहीं होती। और इनकॉम्पिटेंस है इनमें, मतलब इज द मोस्ट मार्क कैरेक्टरिस्टिक। सही है, वेगनेस एक तो उलझन, वही आम बंदे को समझ आ जाना चाहिए। और इनकॉम्पिटेंस, सही है, द मोस्ट मार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। सही है, बल्कि जो पॉलिटिकल राइटिंग है ये तो उसमें तो बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जैसे एप्पल स्टोन कॉन्क्रीट है, मेल्स। कोई कॉन्क्रीट चीज, कोई बात एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती है। एंड नो वन सीम्स टू बी एबल थिंक ऑफ टर्न्स ऑफ स्पीच दैट आर नॉट हैकनीड। yes that are things of turns of speech that are not hackneyed. प्रोज बेसिकली कंटेन्स, प्रोज में ऐसे अल्फाज हैं, मतलब चोजन फॉर द सेक ऑफ देयर मीन, लेस एंड लेस वर्ड्स चोजन फॉर द सेक ऑफ देयर मीनिंग। सही है, कम और कम लफ्ज चीज चूज किए जाते हैं कि मीनिंग बनाए कोई, और हमें कुछ समझ भी आए। देखो अब हमने जब रीड किया कितनी मुश्किल हो रही थी समझने में। ठीक है, कोई होगा बड़ा आदमी उसे समझ में आ गया हो, पर yeah, no one seems able to think of turns of speech that are not hackneyed. Hackneyed का मतलब होता है ineffective। तो ये देखो, phrases tagged together like the sections of prefabricated henhouse। देखो अब इनमें क्या कोताहियां हैं। अब इनकी कोताहियों पे अगर हम आए, एक है डाइंग मेटाफर्स। क्या है, डाइंग मेटाफर्स। मतलब देखो, एक इन्वेंटेड मेटाफोर को हम यूज कर सकते हैं, जो पुराने बनाए हुए हैं वो एक विजुअल इमेज बने। क्या बनाए, विजुअल इमेज। देखो मैं अब यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट। ये जैसे ही बात इंशाअल्लाह आपको पढ़ाना शुरू कर। पहली बात, डाइंग मेटाफर्स। और पोएट्री में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बैठ के, ताकि आपको मीटर्स, राइम्स, पता नहीं क्या, जिंगो, सॉरी, पैरेललिज्म, पता नहीं क्या क्या है, सिंटेक्स इन्वर्जन्स, नियोलॉजिज्म्स, बहुत चीजें हैं। सेजूरा, शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर ये सारी चीजें हैं। पर आप परेशान ना हो, आपकी इंशाल्लाह टॉप
टॉप तो अल्लाह की जात बता सकती है, पर आप खुद भी किसी प्रोफेसर से भी हेल्प लीजिएगा, सही है। और कोई प्रोफेसर देख रहा हो तो जरूर कमेंट करके ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। डाइंग मेटाफोर्स, डाइंग मेटाफोर्स का मतलब है कुछ होते हैं इन्वेंटेड मेटाफोर्स, ठीक है। ओके, कुछ होते हैं इन्वेंटेड मेटाफोर्स। अब इसकी थोड़ी सी ज्यादा एनालिसिस भी बैठ के करनी है। मैंने कल आइडिया तो दिया था, पर थोड़ा सा और आइडिया देना है। कल जो मैंने आज वीडियो अपलोड की है ना, मतलब कभी भी आपको आपको आज मिली, मतलब 19 को मिली होगी आज के दिन। अब जब मैं ये इसे अपलोड करूँ वो देखते हैं। इन्वेंटेड मेटाफोर्स, सही है। उनका काम क्या होता है? विजुअल इमेज बनाना। क्या होता है? बेसिकली देयर वर्क इज कंसर्न विद अ विजुअल इमेज। विजुअल इमेज के साथ इनका काम होता है। पर कुछ का काम अभी नहीं रहा, ये कुछ कुछ बेकार गए, ये आप लिखते भी जाइए। कुछ टेक्निकली डेड हो गए। जैसे वर्ड है आयरन रेजोल्यूशन। अभी आपने कहीं शायद नहीं सुना हो आयरन रेजोल्यूशन। आपने शायद कभी ना सुना हो आयरन रेजोल्यूशन। क्या इलाही, आयरन रेजोल्यूशन। अच्छा, आयरन रेजोल्यूशन क्या होती है बेसिकली? ये एक डेड मेटाफॉर हो गया। अब इनको रिवर्ट किया जा रहा है, रिवर्टेड इनको कन्वर्ट किया जा रहा है एज ओरिजिनल वर्ड्स। को किन में कन्वर्ट किया जा रहा है? एज ओरिजिनल वर्ड्स, ठीक है। इनको इस फॉर्म में लाया जा रहा है। अब आगे की तफसील भाई, ये तो मेरे जनाब हो गया। अब देखो, और इनमें जो है एंड जनरली कैन बी यूज विदाउट अ लॉस ऑफ विविडनेस, विदाउट अ लॉस ऑफ विविडनेस, या द होना चाहिए। बट इन बिटवीन these two classes, there's a huge dump of worn out metaphors, सही है। worn out metaphors जिनकी evocative पावर रिड्यूस, सही है। और लोगों को अपने फ्रेजेस नहीं बनाने ना, इसकी वजह से वो उनको यूज करना शुरू कर देते हैं, सही है। तो मतलब कुछ तो लफ्ज जैसे है आयरन रेजोल्यूशन जो डेड है, कि मैंने, सॉरी मैं एग्जॉस्टेड हो गया तो मैंने गलती कर दी। रिवर्टेड एट ओरिजिनल वर्ड्स, और कैन बी यूज विदाउट अ लॉस ऑफ विविडनेस, सही है। कैन बी यूज विदाउट द लॉस ऑफ विविडनेस, सही है। पर ये मैंने पीछे शायद गलती कर दी, वेरी सॉरी। पर उसमें कुछ ऐसे क्लासेस में कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो मतलब वॉर्न आउट हो गए, उनकी इवोकेटिव पावर भी नहीं होती, मतलब इवोक, जज्बात इवोक नहीं कर सकते। और क्यों इन्वेंट हो रहे हैं? ताकि इन्वेंटिंग फ्रेजेस का काम हो, जैसे रिंग द चार्जेस ऑन, टेक अप द कजल्स फॉर, टो द लाइन, अभी तक ये पढ़े जाते हैं, स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर, सही है। ये जो है मतलब इनकी मीनिंग के बगैर यूज हो जाते हैं, सही है। सही है, मीनिंग के बगैर। और जो इनकम्पैटिबल, जो मतलब मीनिंग से ही कंपैटिबल, मीनिंग से ही मिलते जुलते ना हो, उनको यूज किया जाए तो राइटर को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ मतलब समझाने में, वो कहना क्या चाहता है। कुछ जो है मेटाफोर्स को ट्विस्ट किया गया है अपनी ओरिजिनल मीनिंग पे, जैसे टो द लाइन को लिखा जाता है टाओ द लाइन, इनमें बहुत फर्क है। हैमर एंड द एनविल, हर जो है मतलब यूज किया जाता है। एनविल जो है, इट इज ऑलवेज द एनविल दैट ब्रेक्स द हैमर, नेवर द अदर वे। तो राइटर्स ने सोचना ही छोड़ दिया है, सही है। राइटर्स ने सोचना ही छोड़ दिया है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर मैंने एग्जॉस्शन में कोई गलती कर दी हो, देखो डाइंग मेटाफोर्स,
पहली बात क्या, टाइम मेटाफोर्स। सही है, a newly invented metaphor assists through evoking a visual image। तो ये वो क्या करते हैं, विजुअल इमेज बनाते हैं, बाय थॉट बाय इवोकिंग अ विजुअल इमेज। पर कुछ मेटाफोर्स डेड है, उनको जो है मतलब यूज किया जा रहा है एज एन ओरिजिनल वर्ड और कैन बी जनरली यूज विदाउट अ लॉस ऑफ इट, विदाउट द लॉस ऑफ इट। बट इन बिटवीन, बट इन कुछ गलतियां हैं थोड़ी सी, बट इन बिटवीन, बल्कि मैं गलत हूँ सॉरी, but in between these two classes there's a huge dump of worn out big nakara metaphors, nakara तशबीहात, तशबीहात similes को ऐसे कहते हैं सॉरी। they are used because they save people the trouble of inventing phrases for themselves। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब लोग मीनिंग के नॉलेज, नॉलेज और मीनिंग के बगैर इनकम्पैटिबल मेटाफोर्स को यूज करते हैं और उनकी ओरिजिनल मीनिंग से ट्विस्ट किया जा रहा है। ट्विस्ट मतलब कोई और मीनिंग और उसको कुछ और किया जा रहा है। सही है, जैसे टाउ इज टो इन द लाइन इज रिटन एज टाउ द लाइन, जैसे हैमर एंड द एनविल और ये जो है अलग अलग किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर्स और वर्ब फॉल्स लिम्स। तो ये देखो, पास इसको कितना और वहन रहता है, एक दो तीन, यहाँ भी पहुंचे, थोड़ा सा मुश्किल है और इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो, ऑपरेटर्स और वर्ब फॉल्स लिम्स, ऑपरेटर्स और वर्ब फॉल्स लिम्स दे सेव द ट्रबल ऑफ पिकिंग आउट। देखो मैं तुम लोग को ऑपरेटर्स की एग्जांपल दे दूं, एक सेकेंड यार। चलो हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं बनाकर। ऑपरेटर्स हम लिंग्विस्टिक्स में भी पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हम उन चीजों को कहते हैं जो मतलब एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन किसका, निगेशन किसी चीज का मना करना, इंटेरोगेटिव, या मतलब जो है एम्फसिस में हेल्प करते हैं। ये किस में फंक्शन करते हैं, वर्ब फ्रेजेस में, फंक्शनिंग एज प्रेडिकेट्स। सही है, फंक्शनिंग। अब ये भी पढ़ाना पड़ेगा बैठ के, वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं और ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को फिलहाल बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो ऑपरेटर्स फंक्शन का इज ए ग्रामेटिकल फंक्शन। सही है, वर्ब फ्रेजेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑपरेटर्स। जैसे मिसाल के तौर पे एम्फोसिस करने, जैसे ऑपरेटर डू, आई डू लव डोरिटोस। सही है, माई डॉटर शी डिड वॉश, ये ऑपरेटर्स। से डज, ये एक तरह से ऑपरेटर है मतलब इंटेरोगेशन के लिए, ये इंटेरोगेशन के लिए है। डस शी, डू यू, ये है आपका एम्फेसिस के लिए, आई डू लव, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन ऑपरेटर्स की वजह से क्या होता है, बेसिकली वर्ब फॉल्स लिंक्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर के लिए होते हैं, जैसे डू डज, जैसे डू क्वेश्चन के लिए भी किया जाता है, एम्फोसिस ये भी किया जाता है डज और ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स और वर्ड फॉल्स लिम्स, क्या मेरे अल्लाह, वर्ड फॉल्स लिम्स की वजह से काहिली आ गई राइटर्स में। देखो बात सुनो, आपका दिमाग है, अगर आपको बन बनाई किताब पढ़ेंगे नहीं, देयर विल बी नो, देयर विल बी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, देयर विल बी अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो उसके आगे पॉलिटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन बढ़ेगा।
So they save the trouble of picking out appropriate verbs and nouns and at the same time spared each sentence extra syllables. तो ये पैड देखो syllables ये होते हैं मैं पढ़ाऊंगा जैसे हर उसके syllables होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है हम जैसे एक लफ्ज है इंग्लिश या आसान सा लफ्ज है उर्दू अब उर्दू में दो साउंड आ रहे हैं ना उर्दू ये दो सिलेबल्स होते हैं उर्दू ये इसमें सिलेबल्स होते हैं सही है जैसे डू उसमें एक ही साउंड आ रहा है ना तो उसमें डू में एक सिलेबल है इंग्लिश इंग्लिश में कितने सिलेबल्स हैं तीन इस सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट होता है बल्कि नहीं दो होते हैं इंग्लिश में सिलेबल्स सही है इंग्लिश में दो फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं इंग्लिश में सही है इंग्लिश में सिलेबल्स कंफर्म कर लेते हैं syllables in the word English यार इसमें नहीं आ रहा फिलहाल अच्छा चलो मैं ऐसे देख के बता दूंगा पर मैं मिसाल दूंगा जैसे ब्लैंकेट ओके ये सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट होता है मैंने दो लिख दिया टू अच्छा रेकलेस एरर्स नहीं कर सकते ना मैं इसका से कंफर्म करता हूँ जब भी मैं उलझ पे होंगे दो ही पर फिर भी कंफर्म कर लेंगे इंशाअल्लाह ये सिलेबल्स ऐड हो जाते हैं तो जो वर्ड डू है ना वो एक एक्स्ट्रा सिलेबल्स का एडिशन है तो एक तरह की सिमिट्री बन जाती है सही है देखो कैसे आई डू लाइक वर्क ये इम्फोसिस का हो गया एक तरह की इम्फोसिस हो गई आई डू लाइक वर्क या आई डू लाइक वर्क तो ये एक सिमेट्री क्रिएट कर देता है सही है डू की वजह से एक राइटिंग में सिमेट्री क्रिएट हो जाती है ठीक है उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्रेजेस आर रेंडर इन देखो रेंडर इन ऑपरेटिव militate against prove unacceptable make contact with सही है गिव राइज देखो हैव अ इफेक्ट हैविंग द इफेक्ट अब ये सारे वो हैं तो इनके इनके मतलब ये अभी भी यूज होते हैं रेंडर इनऑपरेटिव द टैंक्स टैंक्स को बेकार कर दो मिलिटेट अगेंस्ट पे करो अनएक्सेप्टेबल तो मतलब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेजेस ये द की नोट इज द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल वर्ड्स सही है the key note is the elimination of simple verbs जैसे instead of being a simple verb such as break is called a verb becomes a phrase सही है verb क्या बन जाता है phrase देखो verb phrase के मैं आपको कंपोनेंट सिखा देता हूँ verb phrase ओके ये होते हैं verb phrases सही है ये verb phrases सिंपल verb phrases में क्या होता है एक मेन verb सही है जो एक मेन verb आ जाता है अब इसको अगर मैंने पूरा फ्रेज बना दिया, सही है आई विल टीच यू सून इंशाल्लाह ये वर्ड फ्रेजेस कैसे करते हैं अभी वक्त जाया हो जाएगा देखो ये तो बेसिकली क्या होता है एक होता है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब आपको पता होगा सही है फिर होता है हैव फिर परफेक्ट कुछ भी हो सकता है सही है ये बेसिकली इससे होते हैं और एक होता है कंटिन्यूअस फिर मतलब मेन वर्ब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें मैं नाउन फ्रेज वर्ब से ये सब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो उसमें क्या होता है नाउन और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव टैग्ड ऑन जो मिलाया हुआ है कुछ वर्ब के साथ ताकि मतलब पर्पस वर्ब सच एज प्रूव सर्व प्ले रेंडर जैसे कि रेंडर इनऑपरेटिव मिलिटेट अगेंस्ट प्रूव अनएक्सेप्टेबल ये सारे दूसरे वो हैं तो ये एक तरह के वर्ब फ्रेजेस बन गए ठीक है तो इन एडिशन द पैसिव वॉइस मना करते हैं लिखाई में ऐसे में नहीं लिखिएगा ज्यादा पैसिव वॉइस
And noun constructions are used instead of the gerunds. सही है। Noun constructions are used instead of gerunds। सही है। इसको हम सारा पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा। ये है क्या चीजें। अच्छा, रेंज को कट किया जाता है वर्ब्स की, मतलब ये वर्ड्स यूज करके दी, आइज और बेनल स्टेटमेंट्स। सही। कुछ जो है बेनल स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब एक अपीयरेंस दी जाती है उनकी, तो ये सारी बातें हैं आपकी वर्ड्स। इंशाअल्लाह इसको हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे बैठ के। तो फॉर आवर टुमारो एक्शन लर्निंग पॉइंट, लाइक क्या कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, टुमारोज प्लान ऑफ एक्शन इज दिस। ओके। देखो, अब इसका जो है हम सारे बैठ के gerund और ये सब कुछ यूज लर्न करेंगे। सही है। इसका बेसिकली एसेंस ये है कि बढ़ा चढ़ा लंबी कर रहे हैं। सही। देखो, मतलब सिंपल वर्ब्स को हमने बड़े फ्रेजेस से रिप्लेस कर दिया। सिंपल कंजंक्शंस को और प्रेपोजिशंस को हमने फ्रेजेस से रिप्लेस कर दिया। और एंड ऑफ जो है एंटी क्लाइमेक्स एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको भी डिस्कस करेंगे, भी टाइम थोड़ा सा कम है। इंशाअल्लाह कल मैं खत्म करवा दूंगा इसको। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। दुआ में यार, प्लीज सब्सक्राइब।